6 दिन 5 देश और एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को चौंका दिया। 15 मई की सुबह जब पीएम मोदी दिल्ली से रवाना हुए थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो भारत के लिए इतनी बड़ी डील साइन करके लौटेंगे। यूएई से लेकर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, इस तूफानी दौरे के बाद जब 21 मई की सुबह पीएम मोदी वापस भारत लौटे तो उनके हाथ में खाली सूटकेस नहीं बल्कि भारत की एनर्जी और टैक्स सिक्योरिटी की चाबी थी। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि मोदी ने आखिर इन 5 देशों से क्या लिया और क्या लेकर भारत लौटे और कैसे इस एक दौरे ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। साथ ही साथ जवाब इस बात का भी देंगे जो सवाल आए दिन पूछा जाता है कि मोदी आखिर हर बार विदेश यात्रा करने क्यों निकल जाते हैं। दरअसल मोदी के दौरे की शुरुआत होती है यूएई से, जो हमारा सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर भी है। भारत ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 एमओयू साइन किए और उनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट। दरअसल आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के पास अभी 3 ऐसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, जहां भारत अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखता है। इसकी कैपेसिटी करीब 4 करोड़ बैरल की है इस समय, यानी 4 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत अपने इन अंडरग्राउंड नेटवर्क के अंदर रखता है। और अब ट्विस्ट देखिए, यूएई की सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसने भारत के साथ में एमओयू किया है कि अब इन रिजर्व्स में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल वो कंपनी अपने खर्चे पर भारत में स्टोर करेगी। इसका किराया भी देगी भारत में, यानी तेल तो स्टोर करेगी, साथ ही साथ चूंकि हमारे पेट्रोलियम रिजर्व को काम में ले रही है तो उसका किराया भी देगी। और अब इससे फायदा क्या होगा भारत को, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों फायदा ये होगा कि अगर कभी जंग की स्थिति छिड़ जाती है या कभी कोई इमरजेंसी में सप्लाई रुक जाती है तो ये जो 3 करोड़ बैरल ऑयल जो रिजर्व किया गया है भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर या कहीं और, इसके ऊपर पहला हक भारत का होगा। यानी भारत के जो इमरजेंसी कोटा जो है उसके अंदर 3 करोड़ बैरल का इजाफा करके आए हैं मोदी यूएई से। और इस डील का दूसरा हिस्सा देखिए, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर तो ऑयल रखा ही जाएगा, इसके अलावा बाकी का जो तेल है वो यूएई के जो फुजैरा पोर्ट जो है वहां पे स्टोर होगा। अब इसका उपयोग क्या है, फुजैरा जो पोर्ट है वहां पे स्टोर करने का भारत को क्या फायदा होगा? भारत को दोस्तों ये फायदा होगा कि यूएई से भारत तक तेल लाने के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तेल सीधे ओमान सागर से होकर भारत आएगा, यानी युद्ध के समय भी भारत की ऑयल सप्लाई जो है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इस डील से भारत का जो इमरजेंसी ऑयल बैकअप है वो 9 दिन से बढ़कर अब लगभग 14 से 15 दिनों का हो जाएगा और इसका इंपैक्ट आपको अगले 2 महीने के अंदर ही दिखाई देने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी जो डील हुई है ये भारत के क्रूड स्टोरेज को लेकर हुई है ताकि भारत का बैकअप जो है इमरजेंसी की स्थिति में पेट्रोल डीजल को लेकर वो बना रहे। अब इसका इंपॉर्टेंस कितनी है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना चारों तरफ इस समय हाहाकार मचा हुआ है वो केवल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है। तो एक ये बड़ी डील करके मोदी यूएई से वापस आए हैं। इसके बाद यूएई के बाद में मोदी पहुंचते हैं नीदरलैंड और यहां 17 समझौते होते हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन 2 डील्स ऐसी हैं जो गेम चेंजर साबित होने वाली हैं आने वाले दिनों में। पहली है द मेगा चिप मेकिंग डील। चिप के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मोबाइल फोन्स हो, गाड़ियां हो, ईवी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, इनमें तमाम जगह जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं उनको बनाने वाली जो लिथोग्राफी टेक्निक है उसके मामले में नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, उसकी मोनोपोली है। पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी केवल उसी कंपनी के पास में है। और मोदी के इस नीदरलैंड दौरे के दौरान ASML जो है उसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में एक एमओयू साइन कर दिया है। और एमओयू के माध्यम से क्या होगा कि भारत को वो टेक्नोलॉजी और पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने का, उसके अंदर ASML जो है वो सहयोग देगी, अपनी टेक्निक भी देगी और पूरा इस इकोसिस्टम को डेवलप भी करवाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनके निर्माण के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो टारगेट भारत सरकार ने ले रखा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति क्या है दोस्तों, वो ये है कि 90% सेमीकंडक्टर चिप्स जो है भारत आज चीन से, ताइवान से, अमेरिका देशों से इंपोर्ट करता है। पिछले साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो चिप्स मंगाने पे खर्च किए गए हैं और ये खाने वाली चिप्स नहीं है कि मार्केट में मिल गई। आपको पता है कुछ दिनों पहले अमेरिका को इंपोर्ट बंद कर दिया था चीन ने, भारत को तो किया ही था, अमेरिका को भी देना बंद कर दिया था। झाग आ गए थे अमेरिका को, क्योंकि बिना आज की तारीख में सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका पूरा इंडस्ट्री, आपका पूरा डिफेंस, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो धरातल पर आ जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण एक जमाना था जब लोग पेट्रोल डीजल को इंपॉर्टेंट मानते थे, पानी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा ही है। और तीसरी जो दुनिया में इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है वो सेमीकंडक्टर चिप हो गई है। तो भारत को सपोर्ट मिलेगा, इस ASML कंपनी का MOU साइन हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक सेटअप स्टैब्लिश कर रही है उसके अंदर ये कंपनी अपना सहयोग देना शुरू कर देगी। दूसरा जो बड़ा काम हुआ है नीदरलैंड दौरे के ऊपर वो हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स का सपोर्ट। दरअसल है क्या कि लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर ये वो मिनरल्स हैं जिनको भारत क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर शामिल करता है, क्योंकि इनके बिना ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बन सकती है, ना स्मार्टफोन्स बन सकते हैं, ना फाइटर जेट्स बन सकते हैं। भारत इन मिनरल्स के लिए 70 से 100% तक चीन पर निर्भर है। जो चिप्स बन रही हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, उनमें भी इनका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है क्रिटिकल मिनरल्स का। भारत अभी सारा चीन से माल ले रहा है, तो चीन की दादागिरी है, देता है तो देता है, नहीं देता है रोक देता है सप्लाई। आए दिन भारत के अंदर परेशानी आती है। आपको बीच में सुनने को मिला होगा कि जो SUVs हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनके लिए भी संकट हो गया था क्योंकि चिप्स नहीं आ रही थी। तो इससे निजात पाने के लिए भारत ने नीदरलैंड के साथ में समझौता किया है, क्योंकि भारत में क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, क्या है, कहां है, इसके लिए बहुत ज्यादा अभी तक खोजबीन नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो अब नीदरलैंड जो है वो इस अपनी जो टेक्नोलॉजी है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को देगा और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज का काम भी शुरू होगा और उनकी रिफाइनिंग का काम भी आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। तो बहुत बड़ा ये समझौता हुआ है नीदरलैंड के साथ में। आने वाले दिनों में ये गेम चेंजर निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी के लिए साबित होंगे। अब तीसरी बात करते हैं स्वीडन की, क्योंकि नीदरलैंड के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे स्वीडन। यहां एक टारगेट जो रखा गया वो ये है कि भारत और स्वीडन के बीच में जो ट्रेड डील है वो अगले 5 साल में डबल कर दी जाएगी। लेकिन इससे बड़ा जो धमाका यहां के दौरे पर हुआ वो ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेन, उनके साथ में PM मोदी की मुलाकात हुई। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था। उसका एग्जीक्यूशन होना है। तो ये जो उर्सुला वॉन डेर है, इन्होंने ये कहा कि इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर 2026 तक, वो जो मदर ऑफ ऑल डील्स थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी जाएंगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इस मायने में समझिए कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में धरातल पे उतरता है तो इसके बाद यूरोप से भारत आने वाली 96.6% जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैक्स फ्री हो जाएंगे और यूरोप में भारत से जाने वाले लगभग 100% प्रोडक्ट जो हैं उनसे भी टैक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और भारत के व्यापारियों के लिए यूरोप का बड़ा मार्केट खुलेगा जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। चौथे नंबर पे आता है नॉर्वे, क्योंकि स्वीडन का दौरा समाप्त करके PM मोदी गए नॉर्वे और करीब 43 साल बाद में कोई प्रधानमंत्री भारत का नॉर्वे के दौरे पे गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इस मायने में समझिए कि नॉर्वे अपनी जो एनर्जी है उसका 98% जो है वो क्लीन एनर्जी से जनरेट करता है। क्लीन एनर्जी यानी सोलर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये क्लीन एनर्जी है क्योंकि इनसे किसी तरीके का नुकसान पर्यावरण को नहीं होता। अब भारत ने क्या टारगेट कर रखा है? आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर सोलर पैनल्स के ऊपर काम चल रहा है और भारत ने टारगेट ये कर रखा है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनानी है। अभी हम कहां पहुंचे हैं? अभी लगभग 283 गीगावाट कैपेसिटी के ऊपर हम पहुंचे हैं। अब इससे जस्ट डबल जाना है। डबल जाना है तो हमें सहयोग की आवश्यकता है और सहयोग कौन करेगा? नॉर्वे करेगा, क्योंकि नॉर्वे दुनिया में क्लीन एनर्जी का इस समय बादशाह है। जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजीज है, तो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी होगा, वहां की टीम्स आएंगी, यहां सुझाव देंगी। उसी तरीके से सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी आने वाले दिनों के अंदर एक बदलाव देखने को मिल सकता है। और कुल मिलाकर नॉर्वे के सहयोग से जो क्लीन एनर्जी का हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट का, वो हो सकता है 2030 से ही पहले हो जाए। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के ऊपर आपको अपनी निर्भरता खत्म करनी है, पेट्रोल डीजल की खरीद का संकट आपको खत्म करना है, तो फिर आपको क्लीन एनर्जी के ऊपर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ में काम भी कर रही है। इसके अलावा नॉर्वे जो है वो यूरोप में LPG का एक बड़ा सप्लायर है। जब कतर से LPG की सप्लाई कम हुई है तो भारत ने वहां से खरीदना शुरू कर दिया है। तो एक नया मार्केट भी भारत ने तैयार किया है जहां इमरजेंसी पड़ने पर आप कच्चा तेल या LPG खरीद सकते हो। इसके बाद 5वें नंबर पे जो मोदी का दौरा हुआ, यानी अपने इस 5 दिवसीय पूरे दौरे में आखिरी दिन मोदी पहुंचे इटली और इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ में उनकी मुलाकात हुई और यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और चीन को सीधे तौर पर एक बड़ा रणनीतिक संदेश देने वाली भी साबित हुई।
क्यों हुई? क्योंकि इस दौरे पर मोदी और मेलोनी के बीच में सहमति बनी आईमैक कॉरिडोर के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की। याद करिए 2023 के अंदर जो G20 समिट हुआ था उसमें आईमैक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, और ये जो आईमैक कॉरिडोर है ये भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते से सीधा यूरोप से जोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का सामान यूरोप अगर पहुंचना है तो उसमें 30 से 40% समय भी कम लगेगा और कम खर्चा होगा, और यूरोप तक भारत की सीधी पहुंच बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये आईमैक प्रोजेक्ट जो है ये चीन के बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका BRI उसका काउंटर माना जा रहा है। इस आईमैक के अंदर अमेरिका भी शामिल है। इटली पहले BRI प्रोजेक्ट में शामिल था चीन के साथ में, लेकिन चीन के उस BRI प्रोजेक्ट को इटली ने लात मारी, उसको छोड़ा और अब आईमैक के अंदर शामिल हो गया है भारत के साथ में। और भारत के साथ में मिलकर ये जो एक ग्लोबल ट्रेड रूट का जो एक खाका तैयार किया गया है उसको धरातल पे उतारने में जुटा हुआ है। तो ये आईमैक आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक आधार तैयार होने वाला है भारत की इकोनॉमी के लिए। और चीन और पाकिस्तान को सीधी तौर पे ये चुनौती है, क्योंकि तमाम दुनिया के बड़े देश इस आईमैक में शामिल है, यूरोप पूरा शामिल है, अमेरिका भी इससे जुड़ा हुआ है, लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों केवल 6 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के समीकरणों को बदल कर रख दिया है। तेल की सुरक्षा हो, चिप की फैक्ट्रियां हो, क्रिटिकल मिनरल्स की तकनीक हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो या चीन को टक्कर देने वाला नया कमर्शियल रूट, भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं अब बल्कि ग्लोबल पावर हाउस बनने की तरफ है। और इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें भारत की भूमिका आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि इन सबसे यानी जिस तरीके के एग्रीमेंट्स भारत और दुनिया के बाकी देशों में हुए हैं पीएम के इस दौरे के दौरान, इसमें भारत की सबसे बड़ी डील कौन सी मानी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।